क्लास में जो हमने पढ़ा था उसमें मेन चीज हमने ये पढ़ी थी कि रेजोनेंस कैसे होता है, ठीक है, उसके हमने वैरायटी देखी थी। और उसमें फिर हमने लास्ट में एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी और उसमें हमें समझ में आया था कि जब बेंजीन रिंग पर, अब हम पढ़ रहे हैं आर या एम इफेक्ट, ये दो टाइप का है, सुनना बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये। एक है प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट था प्लस आई माइनस आई, और एक है माइनस आर या प्लस या माइनस एम इफेक्ट। वहां पर प्लस आर प्लस आई इफेक्ट क्या होता था कि ये इलेक्ट्रॉनों को पुश करता था और माइनस आई में इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ पुल अप करता था। ऐसा ही यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन पुश हो गए तो प्लस आई प्लस एम, और अगर पुल हो गए तो माइनस वाला। बट यहां पर सपोज करो कोई भी ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसके पास लोन पेयर है, एक भी लोन पेयर है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये इधर देगा और ये इधर आएगा, जिसकी वजह से यहां नेगेटिव और यहां नेगेटिव आएगा। ये हम पिछली बार पढ़ चुके हैं, क्लियर। जबकि मैं यहां वाली भी बनवा देता हूं कि अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कैसे खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इस वाले ने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तो यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर ये यहां देगा, ये देखिए। अगर मैं इसका, ये वाला मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है ना। अगर मैं इसका रेजोनेटिंग मिक्सचर बनाऊं, हाँ, तो प्लस चार्ज कहां जा रहा है, यहां यहां यहां, चार जगह जा रहा है ना। देखने वाली बात यह है कि अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं बेंजीन रिंग को, तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, बट कहां बढ़ी है, ऑर्थो और पैरा पर। ऑर्थो पर नेगेटिव आया है, पैरा पर आया, मेटा पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आया। सिमिलरली यहां पर जब आप बात करोगे तो इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी है। कहां पर कम हुई है, अगेन ऑर्थो और पैरा पर। यहां हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीज्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, क्लियर। ये कहता है कि ये क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। सो G activates benzene ring, hence G is activating group। प्लस ये आने वाले किसी भी पॉजिटिव चार्ज को कहां पे अटैक करने को बोलेगा, जहां पे ये नेगेटिव चार्ज है, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो पैरा पर। सो इट डायरेक्ट इनकमिंग E प्लस, E प्लस का नाम है इलेक्ट्रोफाइल,
इलेक्ट्रोफाइल, फाइल का मतलब लविंग, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है ना, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर है। तो इट डायरेक्ट, अब ये कहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कहां पर है, ऑर्थो और पैरा पर, इट डायरेक्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, hence G is known as ortho para directing group। इधर देखिए, जबकि यहां पर क्या हुआ है, इसने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिक्रीज्ड, बाकी सब सेम। सो G deactivates benzene ring, hence it is called as deactivating group। ओके, थर्ड, अब इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा, E प्लस इस पे अटैक करने आया, तो क्या वो प्लस पे अटैक करेगा, नहीं, इसकी तुलना में यहां पर कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो यहां पे अटैक करेगा, कहां पे करेगा, मेटा वाली पोजीशन पर। तो इट डायरेक्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू मेटा पोजीशन। सो G इज नोन एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। दोनों जगह लिख लीजिए अच्छे से, इसका जस्ट अपोजिट इधर लिखना है। डन, आइए अभी देखिए आपको कैसे पता लगेगा कौन सा ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, कौन सा माइनस आर। तो प्लस आर वालों की बहुत आसानी से पहचान है कि किसी पे भी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज दिख गया तो वो होगा। लिखिए एग्जांपल्स या ग्रुप्स शोइंग प्लस आर इफेक्ट। पहला, हर वो ग्रुप जिस पे नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर वाला, लोन पेयर वाला हो सकता है ये वाला एल्कोहल, NH2 ग्रुप भी लोन पेयर वाला होता है, क्लोरीन कोई भी हेलोजन जुड़ा हो ये भी होता है, कोई ईथर जुड़ा हो, ठीक है, और इधर से बस, और तो क्या ये अमाइंस कोई भी जुड़ा हो। चलिए, माइनस आर वाला कौन सा होता है, ठीक है, जो खींच लेगा। देखिए ग्रुप्स शोइंग माइनस आर इफेक्ट, साइनाइड, नाइट्रो, ठीक है, बाकी तो फिर आपके पास एल्डिहाइड है, कीटोन है, इसके अलावा आपके लेवल पर आ जाएगा एसिड, SO3H, एस्टर, अमाइड, मतलब जिसमें भी ये ग्रुप आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक करके बता देता हूं, सपोज करो मैंने एल्डिहाइड जोड़ दिया, अब देखिए डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेट पोजीशन, और इस कार्बन पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो क्या होता है, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, यहां हो गया नेगेटिव, और यहां पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर इसकी पोलैरिटी की बात करें, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा खींच लेता है, प्लस आ गया, अब इसके प्लस आते ही ऊपर चला जाएगा, फिर यहां प्लस, फिर आगे चला जाएगा, फिर यहां प्लस, फिर आगे चला जाएगा, यहां प्लस, खींच लेना इसने एकदम से। तो ये इस तरह से दिखाए जाते हैं।
क्लियर? चलिए, तो ये था आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग एंड ऑल। हनी डालिए एरोमेटिसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट करना, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी ब्रैकेट में लिखे साइक्लिक रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस, जैसा रेजोनेंस हमने अभी पढ़ा, पूरा एक साइकिल में घूम रहा था वो, इस तरह के रेजोनेंस को हम बोलते हैं साइक्लिक रेजोनेंस। लिखिए इसमें द कंडीशंस फॉर कंपाउंड टू बी एरोमेटिक, conditions for compound to be aromatic, condition for a compound to be aromatic, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए एरोमेटिक होने के लिए? नंबर 1, कंपाउंड should be cyclic and planar, प्लेनर क्यों? क्योंकि आपको पता है रेजोनेंस में मैंने बताया था एक ही प्लेन में होने चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हुआ था। ओके, दूसरा, कंपाउंड शुड फॉलो डी बाय हकल रूल और या हकल रूल, डी बाय हकल रूल या हकल रूल। थर्ड, कंपाउंड शुड शो साइक्लिक रेजोनेंस, कंपाउंड शुड शो साइक्लिक रेजोनेंस। हेडिंग लिखिए डी बाय हकल रूल, पूछ लेता है ये कि कंपाउंड बताइए कौन डी बाय हकल रूल को फॉलो करता है। लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, compound should have 4n plus 2 pi electrons. Here n is equals to 1 2 0 भी हो सकता है, 0 1 2 3 and so on। सोचो अगर मैं n की वैल्यू 0 रख दूं तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना? और 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एक पाई बॉन्ड, है ना? अगर n की वैल्यू 1 रख दूं 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड में दो होते ना, ये वाला एक और एक दो। अगर n की वैल्यू 2 रख दूं तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि 5 पाई बॉन्ड। अगर n की वैल्यू 3 रख दूं तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 7 पाई बॉन्ड। मतलब समझ रहे हो आप कि डी बाय हकल रूल शॉर्ट में ये कहता है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैसे होना चाहिए? ऑड नंबर में। मींस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मस्ट बी इन ऑड नंबर। खत्म, लिख लीजिए इसको। बेंजीन, क्या क्या कंडीशन बताई थी उसने? पहला बोलता है कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, साइक्लिक है दिख रहा है मुझे।
क्लियर है? प्लेनर होना चाहिए। अब हमें कैसे पता लगेगा प्लेनर है नहीं है? इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा हर जगह एक एक, तो इसका 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 होता है प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो ये भी सब में sp2 है, तो कोई भी कार्बन प्लेन के बाहर नहीं है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन सो प्लेनर। दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। फिर क्या कहता है? डी बाय हक्कल रूल। डी बाय हक्कल रूल मतलब कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3 पाई बॉन्ड का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 है ना, हाँ 3, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो फॉलो हो रहा है। तो हम कह सकते हैं 3 पाई बॉन्ड, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो डी बाय हक्कल रूल भी पास कर दिया इसने। और रेजोनेंस आपने बनाया हुआ है, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, पूरा साइकिल में होता है, तो इसमें साइक्लिक रेजोनेंस भी है। इसलिए बेंजीन को हम कह सकते हैं, बेंजीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। खत्म। बेंजीन ही होता है एरोमेटिक, और तो कौन होता है? बेंजीन नहीं होगा तो फिर कौन ही होगा? तो जिसमें भी बेंजीन होगा वो एरोमेटिक हो गया। और बताओगे? बताइए, देखते हैं। मेन चीज आपको हक्कल रूल देखना है, बाकी की बातें बाद में करते हैं। डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेट पोजीशन, लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर। तो इसका रेजोनेंस कैसे होगा? ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा। क्लियर? ये पाई बॉन्ड भाई वही है ना, लोन पेयर ने पाई बॉन्ड बनाया तो पाई बॉन्ड ने लोन पेयर बना दिया, इसने पाई बॉन्ड बनाया तो ये बना देगा लोन पेयर। क्लियर? आगे इसका रेजोनेंस नहीं होगा। अब आगे थोड़ा जाएगा, ठीक है, नहीं बनेगा ना। इसके बाद में कहां दिख रहा है तुम्हें कि भाई ये आगे जाएगा? तो यहां पे डबल बॉन्ड होना चाहिए था ना, यहां है ही नहीं। क्लियर? अब देखना, पहले मुझे बताओ कि क्या ये साइक्लिक है? हाँ ये साइक्लिक है, ठीक है। अगर यहां देखें तो ये सारे sp2 है, ठीक है। और ये वाला अगर आप ध्यान दोगे ये sp3 आ जाएगा, पहली बात, ठीक है। तो ये प्लेनर नहीं है। क्या ये डी बाय हक्कल रूल फॉलो कर रहा है? कर रहा है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें? कितने पाई बॉन्ड है? 2 होने कितने चाहिए थे? 3। क्या ये लोन पेयर पाई बॉन्ड की तरह बिहेव नहीं कर रहा? रेजोनेंस में करा इसने, तो इसमें 3 पाई बॉन्ड मानोगे आप, और हम कहेंगे हक्कल रूल तो फॉलो कर रहा है। ये मत कहते ना हक्कल रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ये रेजोनेंस में जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है वो एज अ पाई बॉन्ड ट्रीट होगा। उसने इसीलिए बोला था पाई इलेक्ट्रॉन, बोला था उसने, पाई बॉन्ड नहीं बोला। तो ये एज ए पाई इलेक्ट्रॉन ट्रीट किया जा, तो ये एज ए पाई इलेक्ट्रॉन ट्रीट किया जा सकता है।
क्या इसमें साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है? मतलब जहां से चले तो वापस वहीं आ पाए? नहीं, साइक्लिक रेजोनेंस भी नहीं है। क्या इस कंपाउंड को एरोमेटिक कह दूं? नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, लिख लीजिए। अब इसमें भी कई टाइप होते हैं, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, बट उतना हम जाएंगे नहीं। बताइए, चलिए हाइड्रोजन निकालू। sp2 तो एक, दो और एक हाइड्रोजन होगी, तीन sp2। साइक्लिक है, प्लेनर है, हकल रूल फॉलो कर रहा है, दो तो नहीं है, एक ही है। अब ये थोड़ा पाई बॉन्ड बनता है, लोन पेयर बनता है, एक पाई बॉन्ड, हकल पास हो गया। अब रेजोनेंस करके देखते हैं। देखो इधर ये जाएगा, इधर भाई लोन पेयर जाता है ना, तो वहां चला गया और फाइनली ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये पास आ गया। फिर ये इसके पास जाएगा, तो ये तो बीच का एटम है ना, इससे फाइनली जा रहा है, वापस वहां जा पा रहा है? नहीं जा पा रहा है, यहां आएगा तो पहुंच जाएगा वहां पे। तो भाई दिख रहा है, तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। बाकी आपसे एरोमेटिक तो नहीं पूछता, आपसे बोलता है हकल रूल फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो आप समझ जाना। अब ये हकल रूल फॉलो नहीं करेगा, तो ये एरोमेटिक नहीं है। चार दिख रहे हैं, इसमें क्या कर रहा है? अब चाहे साइक्लिक रेजोनेंस शो कर देगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इधर यहाँ पे साइक्लिक भी कर जाएगा, ये भी कर जाएगा, प्लेनर भी है, बट हकल रूल फॉलो नहीं करेगा। यस सर, आपने इससे पहले जो अभी साइक्लिक वही बनाया था, बेंजीन में एक नेगेटिव चार्ज लगा दिया था। क्या? बेंजीन की तरह ही जो स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें दो पाई बॉन्ड्स थे और एक नेगेटिव चार्ज था। हाँ, सर, उसमें साइक्लिक रेजोनेंस कैसे नहीं होगा, समझ नहीं आ रहा। इसमें क्या, यहां से चला वापस यहां पहुंच गया था ना मैं, उसमें नहीं पहुंच पाऊंगा, उसमें रुक जाएगा मामला। ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, Where you go I follow। अबे नहीं, अब ये इधर जाएगा तो ये इस पे आ जाएगा। अब देख, अब रेजोनेंस की कंडीशन क्या कहती है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन के पास या तो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या लोन पेयर हो, इनमें से कुछ भी नहीं है इसके पास, बेचारे के पास, गरीब आदमी। इसके पास है बट ये नहीं है, कॉन्जुगेट पोजीशन यह है ना, तो यहां आगे फर्दर कोई रेजोनेंस नहीं होगा। हाँ, इनो आ गया होगा। चलिए लिखिए एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, पहला लिखिए रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड। देखिए एग्जांपल देखिए, मैं आपके सामने दो कंपाउंड बनाता हूं,
दो कंपाउंड बनाता हूं, एक ये और एक ये, इसको कहते हैं हम क्लोरोबेंजीन और इसको हम बोलेंगे फिनाइल क्लोरोमीथेन। आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम अगर हम बात करें, ये आईयूपीएसी नेम कॉमन नेम बोले तो ये कहलाएगा बेंजाइल क्लोराइड, क्योंकि इस ग्रुप को हम बेंजाइल कहते हैं। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड इसका मतलब नहीं, बेंजीन और क्लोरीन, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, आइए सुनना ध्यान से, रिएक्टिविटी कैसे पता करते हैं। अगर ये रिएक्शन करता है तो ये क्लोरीन को वाला बॉन्ड तोड़ेगा इधर से, ये बॉन्ड तोड़ेगा तो यहां पर इसको रिएक्शन करने के लिए Cl को त्यागना पड़ेगा, जिससे एक कार्ब कैटायन बनेगा, इसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन। और जब इसको रिएक्शन करनी है तो इसको भी क्लोरीन को त्यागना पड़ेगा और यहां भी एक कार्ब कैटायन बनेगा, ये वाला, इसको हम बोलेंगे फिनाइल कार्ब कैटायन। अब इसमें क्या होगा, रेजोनेंस, ये बाहर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा और इस तरह की स्ट्रक्चर्स बनेंगे। यहां भी रेजोनेंस होगा, बट यहां पे क्या होगा, चलो मैं बना ही देता हूं। जबकि यहां पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होंगी, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये है इसका लोकलाइज्ड। जबकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है। चल इतना लिखिए, फिर आगे की कहानी सुनाता हूं। अब यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, सुनना, अब देख, हम क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं कि इन्होंने क्लोरीन को डोनेट करके या रिमूव करके जो कार्ब कैटायन बनाया है वो स्टेबल है या नहीं। अगर ये कार्ब कैटायन स्टेबल है तो ये आसानी से बॉन्ड तोड़ करके इसमें चेंज हो सकता है। क्लियर, सुनो सुनो बात सुनो, घूमेगी बात अभी। अगर ये स्टेबल है तो ये बॉन्ड तोड़ देगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, रिएक्टिव। और अगर ये स्टेबल नहीं है तो ये बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव। यानी कि ओवरऑल हमें क्लोराइड को हटा करके जो कार्ब कैटायन बना है उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। अब सुनना, ये पॉजिटिव चार्ज यहां था, फिर यहां था, यहां था, यहां था, यहां था, घूम रहा है। अगर हम बात करें कि किसी बंदे को पीटना है और हमें पता है कि वो बंदा इस गली पर इस जगह पर ही खड़ा रहता है, तो इसको मारना आसान है, जाके लपेट दो। लेकिन ये बंदा कोई दूसरा बंदा है जिसको पीटना है, वो कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां रहता है, तो किसको पीटना आसान है, पहले वाले ने बाद वाले को, पहले वाले को उसकी लोकेशन पता है।
जबकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, डीलोकलाइज्ड है, तो इतनी आसानी से इस पर कोई अटैक नहीं करेगा। इस पर कोई अटैक नहीं करेगा तो ये रिएक्टिव नहीं होगा, ये रिएक्टिव नहीं है तो ये स्टेबल है, और ये स्टेबल है तो ये बॉन्ड टूटेगा और इसमें चेंज हो जाएगा, यानी कि ये कैसा हो गया, रिएक्टिव। नंबर 1। यहां पे बात करो, पॉजिटिव चार्ज कहीं और जा रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा, वो लोकलाइज्ड है, तो ये मोर रिएक्टिव होगा, ये आसानी से रिएक्शन कर जाएगा, कोई भी मार जाएगा इसको, कोई भी रिएजेंट आएगा टकराएगा, रिएक्शन हो गई। तो ये रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव है, यानी कि ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, इसलिए ये बॉन्ड टूट करके इधर नहीं आएगा, यानी कि वो रिएक्टिव नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, 2। इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। Hence, carb cation is stable due to resonance, जबकि यहां पर लोकलाइज्ड है, इवन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। Hence, carb cation is not स्टेबल। आइए तीसरी बात, हैंस करस्पॉन्डिंग हैलाइड इज, ये स्टेबल है तो टूट जाएगा, इज रिएक्टिव। हैंस corresponding halide is not reactive। और ऐसे लिख लेना, ऐसे ही, ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। दो मिनट बाकी है इसमें। नोट ये है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये भी एक बात सामने आ रही है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन दूं, और ये सब चीजें आपको इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि ये आगे ऑर्गेनिक में यूज होंगी, और जब ये यूज होंगी तब ये और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी जैसे मैं आपसे पूछ लूं, इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? अब अगर हम इसमें देखें तो इसको जब हटाओगे यहां से तो इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसको हटाओगे तो यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, तो ये इसमें भी पार्टिसिपेट कर जाएगा और इसमें भी पार्टिसिपेट कर जाएगा, तो 5 उसकी बन जाएंगी, 5 इसकी बन जाएंगी, इसमें 15 बन जाएंगी। तो इसका कार्ब कैटायन इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है इसका कार्ब कैटायन, तो आसानी से टूट जाएगा। हैंस करस्पॉन्डिंग हैलाइड इज मोर रिएक्टिव, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर ये चाहे तो क्वेश्चन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तीनों डायग्राम बना लो और लिख दो फाइंड द रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्वेश्चन की फॉर्म में हो जाएगा ये।